हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और आज का हमारा लेक्चर यूपी पीसीएस मेंस 2022 के एथिक्स रिवीजन की सीरीज़ का लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, और आज है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो है सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात ये है कि सिविल सर्विसेज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ऑफ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मिलिट्री एंड जुडिशल ब्रांचेस एंड इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। तो जो इसका सिविल एस्पेक्ट है, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो सिविल एस्पेक्ट है, एक दूसरा पब्लिक। सिविल एस्पेक्ट है दैट मीन्स जुडिशल ब्रांचेस और मिलिट्री ब्रांचेस को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। पब्लिक का जो एस्पेक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज, और परमानेंट कैरेक्टर है। सो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस भी इसका एस्पेक्ट नहीं होंगे जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस सैलिएंट फीचर्स क्या हो जाएंगे। पहला है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, दूसरा ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, थर्ड थिंग इज पब्लिकनेस, दैट मीन्स द वेरी पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं कि वाई एथिक्स इन पब्लिक एडमिशन, हमें ज़रूरत ही क्यों है। ये वाला जो टॉपिक है ये हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फाउंडेशन वैल्यूज़ के लिए ऊपर था उसमें कवर हो चुका है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शेप एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। सेकेंडली पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, जो बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल मास्टर्स, सो हम पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट कैसा है उसके बेस पे एथिक्स डिसाइड होंगे। देन सिटीजन से यहाँ पे मतलब है so as to include all users of government service, not just the people centric but businesses अगर हैं, CSOs हैं, NGO हैं, और any other actor for that matter, वो सब जो भी गवर्नमेंट सर्विस को यूज़ कर रहे हैं that will come under part of this particular determinant. Fourth come the administrator civil servant themselves. ओके, यहाँ पे अब एक नोट आता है जिसमें ये है कि जब भी अगर आपका कोई सवाल आता है कि हाउ टू इम्प्रूव अ एथिकल फ्रेमवर्क, तो उसके लिए हम किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इन 4 डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्जैक्ट सब हेडिंग वहाँ पे दें, बट व्हाट यू कैन डू कि आप अपने माइंड में एटलीस्ट सोच सकते हैं कि ठीक है 4 फैक्टर हैं जिसके बेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एथिक्स डिसाइड होंगे, तो अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें इन 4 फैक्टर पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन 4 फैक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी। ये तब की बात है जब आपको एग्जैक्ट आंसर समझ नहीं आ रहा है तो। और जहाँ तक बात है फाउंडेशन वैल्यूज़ को कैसे प्रमोट करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटस किस चीज़ से पता चलता है, और आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे डायमेंशंस कवर किए हैं वो कई बार प्रीवियसली यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी सवाल के रूप में पूछे जा चुके हैं। पहला क्या कहता है, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एथिक्स एंड इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट ऑल सच एग्जाम्पल्स, regarding system as a whole, public is not convinced that there has been improvement in bureaucratic behavior. जनता को अभी भी लगता है कि वही माई बाप राज चल रहा है। देर इज़ नॉट मच इम्प्रूवमेंट डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने क्रेडिबल काम किया है। तो ऐसा क्यों है, वाई दिस इज सो। इफ़ दिस कम्स एज ए क्वेश्चन या क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी ये आपको एक डायमेंशन नज़र आता है, तो आपके आंसर में कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। सिस्टमिक नेचर ऑफ करप्शन, क्योंकि पूरे सिस्टम में ही वो ऑल परवेजिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ पैटी करप्शन, रेंट सीकिंग बिहेवियर, एजेंट्स वगैरह जो एक बिहेवियर होता है कि वो काम एक्चुअली करते नहीं है, वो काम करवाने के पैसे लेते हैं, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स करप्शन।
लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी टू यूज द ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल। जनता के पास ना तो कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, कई अवेयरनेस है तो कई बार कैपेसिटी नहीं होती है टू यूज दिस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ताकि वो अपनी वॉइस को रेज कर सके। तो इसके चलते क्या होता है कि जनता का एक परसेप्शन बना हुआ है दैट देयर इज अ करप्शन। सेकेंड स्टेटस की हम बात करें तो जो सेकेंड सिचुएशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो ये है, डिस्पाइट वेरियस लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म स्टिल देयर इज अ लैक ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई सो? आंसर कुड बी असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा है अनहोली नेक्सस, ठीक है। थर्ड इज एब्यूज ऑफ पावर। एक तो पहले ही पावर जो है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा है एब्यूज ऑफ पावर। थर्ड इज वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल मेजर्स। नेक्स्ट जो करप्शन है उसका ही जो नेचर है वो सिस्टमिक है, पूरे सिस्टम में है और यूनिवर्सल नेचर का है। उस हर कोई उसमें कहीं ना कहीं इन वन वे और द अदर इन्वॉल्व है। इसकी वजह से भी ऐसा होता है। इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या है, हम दो साइड पे काम करेंगे, एक डिमांड साइड पे, एक सप्लाई। डिमांड साइड पे जहाँ पे एब्यूज ऑफ पावर होता है, लैक ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल का जो करप्शन है और इंडिविजुअल लेवल पे जो करप्शन है। सप्लाई साइड के जो फैक्टर हैं वो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, डिस्टेंस, जो बेनिफिशियरी हैं और जो ऑफिसर इंचार्ज है, ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द सर्विस टू द बेनिफिशियरी, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी अकाउंटेबिलिटी उतनी कम होगी, अकाउंटेबिलिटी जितनी कम होगी करप्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ करेज टू वॉइस, ग्रीसिंग एस्पेक्ट, वो कोई भी काम कराना है उसमें अपनी टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए, जो हम पेटी करप्शन की भी हमने बात की है, तो उसे ग्रीसिंग मनी भी कहा जाता है। टू गेट द राइट थिंग्स डन भी कई बार आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उस टाइप के जो एस्पेक्ट है, इसकी वजह से करप्शन का नेचर ऐसा बन गया है। उसके बाद सेकेंड ARC ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ रीजंस बताए हैं कि लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होने के बाद भी, इतने लंबे टाइम के बाद भी क्यों हमारे यहाँ पे करप्शन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। जो पहला रीजन है वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स लैक कमिटमेंट, जो डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस की हम बात करते हैं उसकी थोड़ी कमी है। एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस, कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी चल रहा है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स हैं ऊपर से उनकी मल्टीप्लिसिटी है। तो उससे क्या होता है कि वो प्रोसेसर अपने आप में इतना कम्बरसम हो जाता है, उसको ईज आउट करने के लिए लोगों को लगता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा ले दे के काम कराते हैं, फटाफट से काम खत्म होता है। वो भी कहीं ना कहीं एक सिनेरियो क्रिएट करता है, एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करता है फॉर द करप्शन टू ब्रीड। तीसरा है रेयरली हेल्ड अकाउंटेबल, जो भी डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए डिमोटिवेशन का काम करता है, उन्हें डिस्करेज करता है। और जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि ठीक है कर लेते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो ठीक थोड़ा बहुत सस्पेंशन वगैरह कुछ होगा एंड वी कैन जस्ट एस्केप। देन अनहोली नेक्सस, ये सेकंड ARC के रीजंस बताए गए हैं। तो आप चाहें तो इनको सेकंड ARC का रेफरेंस देते हुए भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है कि प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि ठीक है भाई ये स्टेटस है हमारे यहाँ पे कि एथिक्स और वैल्यूज नहीं है, वो क्यों नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट। इसका एक निमोनिक बना हुआ है PDFM। तो अगर प्रॉब्लम्स की बात आए तो आप याद कर लीजिएगा PDFM। P से क्या है, फिलॉसफी, D है डिस्क्रिशन, F है फ्रेमवर्क एंड M इज मेजोरिटी। अब ये है क्या, हमें एक बार समझ लेते हैं। फिलॉसफी मतलब विच फिलॉसफी टू यूज, डियोंटोलॉजी फॉलो करूं या नॉर्मेटिव एथिक्स को फॉलो करूं या फिर वर्चुअल एथिक्स को फॉलो करूं। बट कहीं ना कहीं वो डिलेमा क्रिएट होता है कि हम कौन सा रूट अडॉप्ट करें, कौन से रूट पे चलें, क्योंकि हर रूट का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है। और जो हमने बात की थी एथिकल ट्रेनिंग की, वो इसी एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दी जाती है। तो ये एक पहला चैलेंज है कि विच फिलॉसफी टू यूज। दूसरा आता है टू व्हाट एक्सटेंट डिस्क्रिशन कैन बी यूज्ड। ओपिनियन में प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू मेक अ डिसीजन। अगर किसी का ओपिनियन हम लेते हैं, कोई इवैल्यूएशन लेते हैं, तो उससे एक फ्रेमवर्क तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे डिसीजन लेना है, बट नॉट नेसेसरली हेल्प मेकिंग राइट डिसीजंस। उसके बाद आता है इन केस ऑफ डाइवर्जेंट ओपिनियन, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन से ओपिनियन को ग्रेटर वेटेज दी जाए। देन गोइंग अगेंस्ट द मेजोरिटी ओपिनियन,
समटाइम जब पूरी जनता का या फिर एक पूरे ज़्यादातर समूह का एक मत होता है और आपका कुछ डिफरेंट होता है, योर इंट्यूशन इज डिफरेंट, जो हम एक पब्लिक इंटरेस्ट में इंट्यूशनल फिलॉसफी की बात करते हैं, अगर वो डिफरेंट है तो उस केस में क्या किया जाए? जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट मे नॉट एसेंशियली मीन अ राइट थिंग टू डू। नेक्स्ट इज एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमाज इन गवर्नमेंट। ये आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प करने वाला है। डायरेक्टली तो शायद ही पूछा जाए, पूछ भी सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलेमा वन में फेस, बट केस स्टडीज में फॉर श्योर बहुत हेल्प करने वाला है। तो डिलेमा सबसे पहले होता क्या है? चूजिंग वन आउट ऑफ टू व्हेन नीदर ऑफ विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो एक सेलियंट फीचर है, वो ये होता है कि नीदर ऑफ विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। आप ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन लेंगे, दूसरे ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। ये किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल फेयरनेस एंड कंपैशन। ठीक है, एक जगह बात आ गई कि फेयर रहिए, आप सबको इक्विटेबल आपको ट्रीट करना है, सब कुछ करना है। दूसरी तरफ कंपैशन है कि भाई एक को ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरिट की बात है। तो आप फेयर होंगे या फिर कंपैशन की बात करेंगे? दूसरा आता है पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। थर्ड इज ओबीडियंस वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। ये बड़ा सही है कि एक तरफ आपको ड्यूटी दी गई है कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन वो आपका अगेन जो इंट्यूशन आपका जो कह रहा है वो कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? देन कम्स द इंटीग्रिटी वर्सेस एफिशिएंसी। ये एक बहुत ही कॉमन केस स्टडी हो चुकी है, यूपीएससी में भी आई है, कि आपका कोई ऑफिसर है who is otherwise very efficient and productive but behaviorally not good, especially in his personal life. उस केस में आप क्या पिक करेंगे? विल यू पिक द इंटीग्रिटी और विल यू पिक द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी? देन कम्स अकाउंटेबिलिटी वर्सेस लीगल ड्यूटी। ये एक आता है कि मान लीजिए आप कहीं पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको जस्ट रियलाइज हुआ कि वहाँ पे कुछ सेफ्टी के इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं, विच इज अदरवाइज इज नॉट योर एरिया। आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है, बट क्योंकि आपको वो पता चल चुका है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? वुड यू टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली कि नहीं, बिकॉज आई हैव दिस नॉलेज और मुझे ये रियलाइज हुआ, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस मैटर ऑन होल्ड? या फिर आप अपनी लीगल ड्यूटी निभाएंगे कि मेरा एरिया नहीं है, जो हो रहा है होने दो, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं है? उस केस में आप क्या करेंगे? देन कम्स द इम्पार्शलिटी एंड अफेक्टिव एम्पैथी। कि इम्पार्शलिटी का मतलब होता है ना तो आप किसी को पार्शियल होंगे, ना बायस्ड होंगे, प्रेजुडिस नहीं होगा, और किसी के साथ आप एक्सेसिवली अटैच भी नहीं होंगे। पर फिर भी कई बार आपको पता होता है कि सामने वाले के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, दे आर इनोसेंट पीपल, बट ठीक है, जो भी रीजंस रहे हैं उसकी वजह से दे आर पेइंग द प्राइस। तो उस केस में हाउ यू विल मेक अ डिसीजन? तो ये एक और टाइप ऑफ डायलेमा है। अगर ऐसी कोई भी केस स्टडी आती है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस अदरवाइज, ये बस मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के फॉर्म में दे दिया है। कोई बेस्ट फिट अप्रोच होती नहीं है, वन बेस्ट फिट अप्रोच होती नहीं है, तो एज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन ये बताए हैं कि जब भी अगर कोई केस स्टडी आती है, फिर ऐसा कोई डिलेमा आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एथिकल फाउंडेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज सुप्रीम, ठीक है। दूसरा, आपका जो भी डिसीजन हो वो रीजन्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बैक्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यू शुड बी रेडी, यू शुड बी ओपन टू द स्क्रूटनी। फर्स्ट डू नो हार्म, ये जो हम हिपोक्रेटिक ओथ होती है डॉक्टर से केस में, उसका ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट डू नो हार्म। दैट मीन्स द लीस्ट गुड वन कैन डू इज टू डू नो हार्म। तो आप इन तीन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी आंसर लिखने को आता है तो इनको ध्यान रखते हुए आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रीजन एंड ऑब्जेक्टिव, बैक्ड बाय अकाउंटेबिलिटी, एंड फर्स्ट डू नो हार्म, ठीक है। उसके बाद है डिलेमाज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अभी हमने पब्लिक एडमिशन की बात की है, कई बार केस स्टडी में वो आपको एक प्राइवेट पोजीशन में रख देते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब कौन कौन से टाइप के डिलेमा होते हैं? सबसे पहला इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी वर्सेस लीगल डायमेंशन।
क्वालिटी डिफरेंस, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो यूएस में जो है उसके स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, और आप उनको भी मीट कर रहे हैं, और इंडिया में जो है थोड़ा सा रिलैक्स स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, से कोई फूड प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च किया, और यूएस में आपने अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, इंडिया में अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स फॉलो किए। यू आर काइंड ऑफ मेकिंग अ डिस्क्रिमिनेशन हेयर। लीगली आप करेक्ट हैं, लीगली कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि जो यूएस में जहाँ जो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट विल यू डू। दूसरा आता है शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनका जो शेयर होल्डर्स का मेन कंसर्न होगा वो प्रॉफिट में होगा, तो उसको बढ़ाना है। स्टेक होल्डर्स को से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वैक्सीन फॉर रेयर डिजीज। जब भी कोई रेयर डिजीज की बात होती है और मान लीजिए आपके पास वो मटेरियल है, यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड कि अगर हम इसका यूज करेंगे तो वी कैन मेक अ वैक्सीन और ड्रग टू एड्रेस द रेयर डिजीज प्रॉब्लम। बट शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, बिकॉज रेयर डिजीज है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसकी मार्केट बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उस केस में आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। देन कम्स नीड वर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक तो ये है कि उसकी ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से उसमें डिले हो रहा है। कहीं पे रोड बननी है, ज़रूरत है कि वो रेन से पहले पहले बन जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर वो उसी टाइम बनेगी तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वो कोलैप्स कर जाएगी, या फिर उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी, या उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी दैट विल बी शेयर वेस्ट। तो आप क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वेट करेंगे और आप जैसा प्रोसेस चल रहा है चलता रहेगा, या फिर आप कुछ और जो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि ठीक है, हमारा डिसीजन तो करेक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की परमिशन मिलती रहेगी, हम काम कर देते हैं। So what you will be doing in this situation. Then comes accountability towards people at large versus towards interest of the company. Volkswagen का एक केस है जिसमें उन्होंने एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया था। तो उसमें क्या था, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, दैट पर्सन केम आउट और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारे एंड पर ही डेलिब्रेट इग्नोरेंस थी, ठीक है, हमने डेलिब्रेटली उस चीज़ को, एक कॉर्पोरेट मूवी भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी होता है कि डेलिब्रेटली आप इग्नोर कर देते हो किसी भी एक फैक्ट फाइंडिंग को, उसके इम्पैक्ट को लेकर। सो कहीं उसमें क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल का वायलेशन हो जाता है, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी सेव हो जाता है। बट अगर आपको कंपनी का इंटरेस्ट सेव करना है तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ऐसी कोई भी चैलेंज फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट अगर हाईलाइट होता है तो यू विल से कि ठीक है हम रिटर्न ले लेते हैं प्रोडक्ट्स को, अपोलॉजी हम कर दे देंगे, कॉम्पनसेशन हम दे देंगे, बट कंपनी डज नॉट कम आउट कम आउट विथ ऑनेस्टी कि हाँ ये गलती हमसे ही हुई है और हमने यह जानबूझ के करी है, और यस वी आर लायबल फॉर दैट, वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो अगर आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप कौन सी रोड चूज करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पिक करेंगे कि यू विल कम आउट विद ऑनेस्टी, या फिर आप इंटरेस्ट ऑफ कंपनी यूज करेंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन अगर अगेन ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इंडिकेटिव है सिर्फ, ऐसे अगर आपके पास कोई केस स्टडी आती है या कोई सवाल आता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर अनएथिकल प्रैक्टिस बाय कंपनी की गई है और आपकी पोजीशन यहाँ पे कंपनी की तरफ से है तो आपका जो एक्शन है इट शुड बी ड्रिवन बाय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पे हमने बात की ना अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ और लगेगा कि अभी कंपनी की इज्जत बचा लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात करें ना, ट्रस्ट इज द की। उसके बिना कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली नहीं चल सकती है, नो मैटर व्हाट। टाटा इज नोन फॉर इट्स ट्रस्ट। बहुत सारे लॉसेज आए हैं, बहुत सारे मिसहैप्स हुए हैं, बट फिर भी जनता का ट्रस्ट बरकरार है बिकॉज ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, ठीक है, एथिकल वर्क प्रैक्टिसेस। देन आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एम्फोसाइज कीजिए ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म होता है, वेल्थ का जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, और इसमें सिर्फ मॉनेटरी वेल्थ की बात नहीं की जाती है, सोशल वेल्थ की बात भी की जाती है, ह्यूमन वेल्थ की बात भी की जाती है। देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोइंगली हुआ है, डेलिबरेटली हुआ है, या फिर अननोइंगली हुआ है, जैसे भी हुआ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ताज
पे अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, और ताज में जितना भी नुकसान हुआ था, टाटा ग्रुप ने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ पेइंग फॉर द कम्पनसेशन। ठीक है, जनता को कहीं भी जाना नहीं पड़ा था, उनके एम्प्लॉयज़ को कोई दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ा था कि हमारी ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो टाटा ग्रुप टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कंपनसेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म मेजर्स। आप कंपनसेशन भी दीजिए और लॉन्ग टर्म मेजर्स की भी बात कीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट या मिसहैप हो ही ना, ऐसी कोई वायलेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस हो ही ना। यू नीड टू हैव दैट मैकेनिज्म। ये कुछ जस्ट गाइडेंस है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर आंसर। एज इट इज़ ना भी लिखें आप, आपके आंसर में ये चीज़ अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट विल गिव अ गुड एज टू योर आंसर। और मान लीजिए आप एक दूसरी तरफ हैं, वेयर यू आर अनेबल टू अचीव राइट एंड विद द राइट मीन्स। जैसे अभी हमने नीड वर्सेस लॉ की बात की थी कि लॉ की वजह से डिले हो रहा है बट ज़रूरत उसकी बहुत जल्दी से है, तो उस केस में क्या किया जाए? आप परसुएट कीजिए, सपोर्ट मोबिलाइज कीजिए, अपना जो कंसर्न है उसको वॉइस आउट कीजिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट शुड कम नो मैटर वॉट, एंड ट्राई टू फाइंड अ मध्यम मार्ग। जो भी बेस्ट पॉसिबल एक हो सके, जो केस स्टडी आपको दी जाएगी उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो एक वो मध्यम मार्ग आप दिखाते हुए आगे बढ़िए, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी प्राइम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, और इसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप काम एंड कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।